हेलो व्यूअर, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे अपने इस ऑनलाइन एकेडमी में जिसका नाम है संदीप IAS एकेडमी। आज जिस आर्टिकल को मैं लेके आया हूँ उस आर्टिकल से मेरा एक इमोशन जुड़ा हुआ है। इमोशंस कुछ इस तरीके से है कि जब मैं 7th क्लास में था तो हमारे स्कूल में JNV जवाहर नवोदय विद्यालय वैशाली, वहाँ पे साइंस डे मनाया जाता था। मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया था साइंस डे पे और आई गॉट थर्ड प्राइज़। तो इस वजह से ये आर्टिकल मेरे लिए बहुत दिलचस्प है और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये आर्टिकल आपके लिए भी उतना ही दिलचस्प बनाऊँ जितना मेरा साइंस डे दिलचस्प था जब मुझे प्राइज़ मिला था। तो ये जो आर्टिकल है दोस्तों, उसका हेडिंग दिख रहा है आपको, इम्पार्टिंग डायरेक्शन टू साइंस इन इंडिया। मतलब साइंस के डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक टेम्पर को इंक्रीज करने के लिए, साइंटिफिक टेम्पर को इस्टेब्लिश करने के लिए लोगों के अंदर हम या गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स उठा रहे हैं, उसी के बारे में आर्टिकल है। आर्टिकल का डिटेल जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। 28 फरवरी 28 को साइंस डे मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। और दोस्तों, नेशनल साइंस डे इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन रमन इफेक्ट आया था। सर CV रमन, उसी हॉस्टल में मैं रहा भी हूँ, रमन हाउस। तो सर CV रमन ने रमन इफेक्ट को इसी दिन ईजाद किया था और उसी वजह से हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। अब यदि हम नेशनल साइंस डे की बात करें तो हम उस पर देखते हैं कि हमने क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अचीव किया है और कौन कौन सी चीज़ें अचीव करनी है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब बोर्ड पे जो लिखा है उसको एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब से लेके आज तक 4 नेशनल पॉलिसी आई हैं साइंस पे, जैसा लिखा हुआ है इंडियाज़ फर्स्ट साइंस पॉलिसी जो 1958 में आया था। तो इसी तरीके से 4 पॉलिसी आई हैं अभी तक। और अभी भी जनवरी 21 को एक और ड्राफ्ट आया है, हालांकि वो पॉलिसी नहीं बना है लेकिन ड्राफ्ट आया है, उसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि जो पहला साइंस पॉलिसी आया था, इंडियाज़ फर्स्ट साइंस पॉलिसी, जो 1958 की बात करता है, तो इसमें दोस्तों साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की बात कही गई थी। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन इसका नाम है, और साइंटिफिक टेम्पर की बात की गई थी। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये होता है कि हर चीज को लॉजिकली और रेशनली देखना, हर चीज को लॉजिकली और रेशनली देखना, या यूं कहें कि हर चीज का साइंटिफिक एविडेंस देखना। जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि मेरी माँ ने मुझे काला धागा पहना दिया और उस काले धागे में उन्होंने ये बोला कि मैं UPSC का एग्जाम लिखने जाऊंगा और मैं UPSC का एग्जाम क्रैक कर लूंगा, तो ये साइंटिफिक टेम्पर को डिनाई करता है, क्योंकि उस काला धागा में ऐसी कोई रेडिएशंस नहीं निकलती है जो मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज इंपार्ट कर देगा, या कोई ऐसी रेडिएशन नहीं निकलेगी जो उस एग्जामिनर के अंदर कोई एक्स्ट्रा नॉलेज इंपार्ट करेगा या कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसके दिमाग में रख देगा मेरे प्रति, जिससे हम पास कर जाएंगे एग्जाम में। तो साइंटिफिक टेम्पर के अगेंस्ट में है काला धागा को यूज करना। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि साइंटिफिक टेम्पर एक्चुअली होता क्या है, मतलब रेशनली और लॉजिकली जिस चीज को हम प्रूफ कर लें वही है साइंटिफिक टेम्पर। इसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बने, बहुत सारे नेशनल लेबोरेटरीज स्टैब्लिश हुई 1980 तक, और उसी के साथ साथ हम एक एडवांस साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने में काफी कामयाब हो गए। तो पहली पॉलिसी की यदि हम बात करें, फर्स्ट साइंस पॉलिसी 1958 की बात करें, तो इसमें सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट चीज आएगा कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात कही गई थी। इसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, बहुत सारे नेशनल लेबोरेटरीज बनाई गई थी 1980s तक, और धीरे धीरे हम एक बेटर और काफी वर्सेटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बनाने में कामयाब हो गए। बहरहाल हम दूसरे साइंस पॉलिसी की बात करें तो इंडिया सेकेंड साइंस पॉलिसी आई थी जो 1983 में आई थी। अब इसमें क्या था दोस्तों कि 1983 में जो पॉलिसी आई थी इसका नाम था टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट, और इसमें टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की बात कही गई थी। टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस का सीधा सा तात्पर्य है, सीधा सा मतलब यह है कि हम टेक्नोलॉजी को भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। आप बहुत बार इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे कि ये जो विलेज है ये सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, या ट्राइबल सोसाइटी की बात यदि हम कर लें,
मैं चूंकि जहाँ पे रह रहा हूँ अभी, वहाँ से कुछ चीज़ों को मैं कोट कर देता हूँ, अपने आप को रोकने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं रोक पाता हूँ। इस सोसाइटी की भी यदि आप बात करें तो ये भी एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है कि ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, बहुत कम एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। आज से 60 इयर्स पहले यदि आप ट्राइबल सोसाइटी की बात करेंगे तो वो बहुत कम दूसरे ट्राइब पे भी डिपेंड करते थे। एक ट्राइब होता था वो अपने में ही सारा काम कर लेता था, तो वो कह सकते हैं कि उनका सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी था, उनको कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपकी कंट्री में क्या इंपोर्ट हो रहा है उससे उनको कोई मतलब ही नहीं था। और जो भी आज के डेट में भी जो गरीब तबका है उसको इंपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, ना वो मतलब समझता भी है कि इंपोर्ट से क्या जीडीपी कितना बढ़ा कितना घटा, उससे मतलब नहीं है। तो यही सेल्फ रिलायंस की यदि हम बात करें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी अपनी कंट्री में डेवलप करेंगे, टेक्नोलॉजी को भी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया इंटेंशन था गवर्नमेंट का, कितना सफल हुआ इस पे डिबेट हो सकता है। इसके बाद स्ट्रेंथनिंग रिसर्च इन फील्ड सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा एक छोटा सा और चीज था कि उस टेक्नोलॉजी को इजाद करने के बाद, सेल्फ रिलायंस टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि अपनी टेक्नोलॉजी को हम खुद डिस्कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और उस टेक्नोलॉजी से ईच एंड एवरी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने की बात कही गई थी कि कोई किसी भी तबके से बिलोंग करता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का ग्राफ कितना भी नीचे हो या कितना भी ऊपर हो, सबका साथ और सबका विकास, वही बात कही गई थी कि सब टेक्नोलॉजी इस तरीके से डेवलप करना है कि उस टेक्नोलॉजी से सबका बेनिफिट हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। इसके साथ साथ दो चीज़ों में और हमने एडवांस टेक्नोलॉजी जनरेट करने की बात कही थी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है और एक बायोटेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। तो आज के डेट में भी जितनी रिसर्च होनी चाहिए थी इन दोनों फील्ड में, ऑब्वियसली उतनी नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल कंडीशंस तो थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी है। यदि हम तीसरे साइंस पॉलिसी की बात करें तो इसमें भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। अभी तक हम अपने जीडीपी का बहुत कम पैसा रिसर्च पे खर्च करते थे, लेकिन तीसरे साइंस पॉलिसी में इन्होंने अपने जीडीपी का 0.7% रिसर्च पे खर्च करने की बात कही और इसके साथ साथ इन्होंने SERB साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को भी स्टैब्लिश किया गया। बेसिकली साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड रिसर्च करने का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट्स है जहां पे लोग जाते हैं और रिसर्च करते हैं अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। लास्ट में जो चौथी पॉलिसी थी वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई, बहुत बड़ा माइलस्टोन इसको हम कह सकते हैं। इंडिया ने ये बोला था कि इस पॉलिसी में, फोर्थ पॉलिसी जो 2013 में आई है, इसमें इंडिया ने साफ साफ कहा था कि वर्ल्ड के 5 सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशंस में हम भी होंगे और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो चीज़ हमने अचीव कर लिया। मतलब कि ये टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक लीडर में इंडिया भी है। और ये कैसे किया, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, इन्होंने कोलैबोरेशन किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग कंट्री से इनका कोलैबोरेशन हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया और इसकी वजह से हम उस टॉप 5 ग्लोबल कंट्री में आज के डेट में शामिल हैं। ये तो हमारा हो गया लाइफ इज जस्ट लाइक अ बेड ऑफ रोजेस। जितनी पॉजिटिविटी थी वो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन जाहिर सी बात है और हर एपिसोड में मैं रिपीट करता हूं कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब हम आते हैं जो कंसर्न है, जो मेन कंसर्न है। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि ये WIPO जो है, इसमें इंडिया की रैंकिंग हम छोड़ देते हैं। इंडिया ने जो डिस्कवर किया है, जो पेटेंट राइट इंडिया ने अपने नाम से लिया है, वो 2053 है। यहीं पे आप इसका रेशियो देखिए, यूएसए का 57840 और चाइना का 58990, कहीं तालमेल ही नहीं है। मतलब इंडिया का जो पेटेंट एप्लीकेशन आता है, WIPO के पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हम नोट कराते हैं कि हमने क्या डिस्कवर किया है। तो इंडिया ने 2019 का डेटा है, इंडिया ने 2053 ही पेटेंट एप्लीकेशन दिया है WIPO के पास। वहीं पे चाइना सबसे, इस बार यूएसए से आगे निकल गया है। अभी तक यूएसए सबसे आगे हुआ करता था, लेकिन अब फिगर देख रहे हैं, यूएसए 57840 और चाइना 58990। और इसमें इंडिया कहां पे है ये आप देख लीजिएगा कि हम पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने में कितने आगे हैं। जाहिर सी बात है कि हम बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं कंपेयरिंग टू यूएसए एंड चाइना। इसके बाद इंडिया का इंडेक्स जो है वो 0.7 है। ये भी बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब कि इंडेक्स 1 होता या 1 से थोड़ा ज़्यादा होता तो वो बेस्ट होता आप, और यदि 1 से कम है तो बेस्ट नहीं है। और इसी वजह से आप देखिए, जब भी आप कोई, बहुत सारे जर्नल इंडिया निकालता है,
यूनिवर्सिटी में बहुत सारे थीसिस लिखी जाती है, जर्नल लिखी जाती है, मैगजीन लिखे जाते हैं रिसर्च कर करके, लेकिन वो उतने रिलेवेंट नहीं है। और उतने रिलेवेंट नहीं है इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि 0.7% है इसकी रैंकिंग, और या यूं कहें कि वो उनका डेटा ऑथेंटिकेटेड नहीं है, इस वजह से इंडिया को 0.7 की रैंकिंग मिली है। 1 रैंकिंग होती या 1 से ज़्यादा होता तो जब भी कोई इंटरनेशनली मैगजीन लिखा जाता और तो उसमें इंडिया का एग्जाम्पल भी देते, लेकिन अभी आप जब भी कोई ऐसा मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको यूएसए का एग्जाम्पल मिलेगा, आपको चाइना का एग्जाम्पल मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली आपको इंडिया का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने मैगजीन तो बहुत लिखा है लेकिन इनका जो डेटा है ऑथेंटिकेटेड नहीं है, और इस वजह से इनकी रैंकिंग 0.7 पे, 1 पे नहीं है। 1 पे होती, 1 से ज़्यादा होता तो उसको गुड माना जाता है। वो हो सकता है कि ऑन रिकॉर्ड किसी भी चीज़ के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते तो हम इंडिया का एग्जाम्पल देते कि इंडिया में ऐसा है, लेकिन इंडिया का एग्जाम्पल हम नहीं देंगे। एग्जाम्पल आपको मिलेगा चाइना का, एग्जाम्पल मिलेगा आपका यूएसए का, क्योंकि आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। उसके बाद स्टेप्स गवर्नमेंट क्या ले रही है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 2016 बनाया था, और उसमें इन्होंने 2 चीज़ की बात की। एक तो ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, दूसरा इनोवेशन बढ़ाएंगे। ह्यूमन कैपिटल पे हमें बात करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले आर्टिकल में मैंने ह्यूमन कैपिटल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इनोवेशंस का मतलब ये हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन दोनों में डिफरेंस है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, बहुत सारे इनपुट्स रखे जाते हैं, लेकिन उस एक इनपुट से जब हम किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं तो वो इनोवेशन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो 2016 की पॉलिसी आई थी, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 2016, उसमें हमने 2 चीज़ों पे सबसे ध्यान दिया, एक तो ह्यूमन कैपिटल और दूसरा इनोवेशन। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 आया है। इसमें ये ड्राफ्ट आया है अभी तक दोस्तों, जनवरी 21 को इस ड्राफ्ट को रिलीज किया गया है, और हो सकता है कि ये पॉलिसी बन जाए। इसमें भी 2-3 चीज़ें बहुत मज़ेदार कही गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि जितने रिसर्चर हैं उनकी संख्या को डबल करना है। इसमें जितने रिसर्चर हैं उनकी संख्या को डबल करना है। इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं उनको भी प्रमोट करना पड़ेगा, उनको भी अपना मतलब उनको जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, जीडीपी का डबल करेंगे ये लोग खर्च इनोवेशन पे और साइंस के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। इसके बाद सपोर्ट फॉर इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, मतलब जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है उसको भी ये लोग सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे लोकल लोग बहुत सारी चीज़ें इनोवेट करते हैं, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर सपोर्ट, तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ साइंस डिप्लोमेसी की बात की गई है। साइंस डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि किसी कंट्री के साथ, जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले आर्टिकल में, उसी तरीके से साइंस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं कि किसी भी कंट्री के साथ हम कुछ टाई अप कर लें और किसी एक चीज़ के इनोवेशन पे दोनों कंट्री मिलकर काम करें और एक इफेक्टिव रिजल्ट दे। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है। बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, तो उसकी भी हम हेल्प लेंगे। और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। इससे भी एक बहुत बड़ा समस्या सॉल्व हो जाएगा फंडिंग की वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ढंग से किया नहीं जाता है। लास्ट में वे फॉरवर्ड की यदि बात करें तो जाहिर सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सुनिश्चित करते हुए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब कि एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए, हालांकि फेडरलिज्म है, डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन इन दोनों को एक साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आके ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ताकि हम कंट्री को एक बहुत अच्छी सोसाइटी दे सकें, ताकि हम कंट्री के कंट्री में जो सोसाइटी है उसके मेन कंसर्न को एड्रेस कर सकें और सोसाइटी को डेवलप कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।